हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्पोर्ट्स ओशन। ये हमारी लास्ट यूनिट है साइको सोशल फैसिलिटेशन विच इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। सोशल से समझ में आ रहा होगा कि जो भी हमारे सोशल बाहर के फैक्टर्स होते हैं वो कैसे हमारी साइकोलॉजी को फैसिलिटेट करती है, हेल्प करती है या फिर नहीं करती है, उस चीज को हम कहते हैं साइको सोशल फैसिलिटेशन। उसके इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट चीज है, हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। सो इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गया है, मोटिवेशन एंड मेंटल स्टेट कंप्लीट हो गया है, गोल सेटिंग, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कंपटीशन कंप्लीट हो चुका है, एंड लास्ट यूनिट इज साइको सोशल फैसिलिटेशन। इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो फर्स्ट चीज है कि सोशल फैसिलिटेशन एंड वॉल्यूशनल रेगुलेशन इन स्पोर्ट्स होता क्या है। तो फर्स्ट चीज है सोशल। जो भी सोशल मतलब बाहर के जो भी फैक्टर्स हमारी परफॉर्मेंस की स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट करता है उसको हम कहते हैं सोशल फैसिलिटेशन। जैसे कि अगर हम कहीं कंपटीशन खेलने गए और वहाँ का जो बाहर का क्राउड है, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है तो इंडिया का क्राउड ज्यादा है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे इंडियन टीम को हेल्प करेगा, बूस्ट अप करेगा, उनका मोटिवेशन लेवल हाई करेगा। वहीं पे दूसरी टीम को उनके अगेंस्ट में तो उनके लिए वो थोड़ा डिस्करेजिंग हो जाएगा। ठीक है। सो दिस इज सोशल फैसिलिटेशन कैसे वर्क करता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहले तो इसकी डेफिनेशन क्या चीज हो गई, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर की क्या क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं सेल्फ रेगुलेशन के पे, किस पे, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस पे। उसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस को समझना कि उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं, पॉजिटिव काम कर रहे हैं, नेगेटिव काम कर रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो सब चीजें देखी जाती है। तो सेल्फ रेगुलेशन मतलब वो कैसे अपने आप को एसेस करता है, अपने गोल को कैसे एंटिसिपेट करता है, उसको कितना नॉलेज है रिसोर्सेस का, कैसे वो अपने इनर स्टेट को ऑर्गेनाइज करता है, मतलब अंदर के स्टेट को कैसे, इंटरनल फीलिंग्स को कैसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट आता है कि प्रेजेंस ऑफ अदर्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, कि अदर्स मतलब सोशल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स जैसे स्पेक्टेटर्स मतलब जो बाहर के लोग हैं, वो आपकी परफॉर्मेंस पे क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अपोनेंट टीम कैसी है वो आप पे इफेक्ट करेगी, बहुत स्ट्रांग है या नॉर्मल टीम है, या फिर उसकी बेंच की टीम बहुत चिल्ला रही है, या फिर कोच कैसा है। ये सब चीजें आपकी इफेक्ट करती है किस पे, एथलीट की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करती है। कितने टाइप के होते हैं कि को एक्शन इफेक्ट एंड ऑडियंस इफेक्ट। को एक्शन मतलब जो खुद के द्वारा किए जाते और दूसरों के सामने वालों के एक्शंस के कारण जो हमारे इफेक्ट्स होते हैं, या फिर ऑडियंस का इफेक्ट। ये सब उसके टाइप है कि आपकी परफॉर्मेंस पे कैसा इफेक्ट पड़ेगा। कि आपकी ऑडियंस बहुत चिल्ला रही है, सपोर्ट कर रही है, तो आपका मोटिवेशन लेवल हाई हो जाएगा। ठीक है। कब या तो आपको डिस्करेज कर रही है, बहुत नेगेटिव कर रही है, तो फिर आपका मोटिवेशन लेवल ऑलमोस्ट उसके अकॉर्डिंग डल हो जाएगा। तो को इफेक्शन कब होता है, अकर कब होता है, जब a co-affection, co-action effects may occur if you work and study better in a library or a coffee shop alongside other people working compared to working alone at home। कैसे कंपेयर, को एक्शन मतलब कुछ लोग अपना स्टडी कर रहे हैं, लाइब्रेरी में कर रहे हैं, कॉफी शॉप पे कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ लोग अपने घर पे कर रहे हैं। तो जो भी सामने वालों को, जैसे लाइब्रेरी जाओगे बाकी सब लोग भी पढ़ रहे हैं, तो बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मुझे भी पढ़ना चाहिए, आपका इन्वायरमेंट वैसा बन जाएगा। दैट इज को एक्शन। नेक्स्ट आता है ऑडियंस इफेक्ट। अब ऑडियंस वही चीज मैंने आपको बताई कि आपका क्राउड वर्क काम करता है। आपका क्राउड अगर आपके लिए पॉजिटिव है तो आपको मोटिवेशन मिलेगा, अगर वो नेगेटिव है तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा। कुछ कुछ लोग होते हैं कि अगर कोई नेगेटिव बोल रहा है तो उनको प्रूव करने के लिए और अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो हर किसी पे अलग अलग टाइप से ये इफेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है कि को इफेक्शन, को एक्शन इफेक्ट्स। मैंने अभी आपको बताया कि कैसे उसका एनवायरनमेंट और आसपास के एनवायरनमेंट को जो चीजें हैं वो आपको इफेक्ट करेंगी। सो उसकी डेफिनेशन क्या है कि परफॉर्मेंस चेंजेस व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म टास्क अलोंगसाइड अदर्स डूइंग द सेम टास्क। जो भी आप काम कर रहे हैं उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सेम टाइम पे जब आपके आसपास के एनवायरनमेंट भी वही सेम चीज कर रहे हैं। ठीक है। जैसे अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हो तो सेम चीज आपको मन करेगा कि आप और पढ़ाई करो। सेम अगर आप सब लोग खेल रहे हैं आपके पास तो आपका मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। तो दिस इज द को एक्शन इफेक्ट।
एग्जाम्पल्स कैसे कि जब कोई रनर ग्रुप में भागता है तो ऑटोमेटिकली उसकी स्पीड थोड़ी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वो compete कर रहा होता है, सब भाग रहे हैं, उसको समझ में आ रहा है कि कम और तेज भागना है या कम भागना है। अगर मैं सेम अकेले भागूंगी तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि मैं बहुत तेज भाग रही हूँ कि नहीं भाग रही हूँ। दिस इज को एक्शन इफेक्ट, रनर्स परफॉर्मिंग बेटर इन ग्रुप rather देन अलोन। इम्पैक्ट क्या होगा कि आपका मोटिवेशन बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि कंपटीशन और कोलैबोरेशन, कंपटीशन लेवल बढ़ रहा है और साथ में आप लोग और लोग काम कर रहे हो। जैसे आप बोलते हो ना कि हाँ साथ में बैठ के खाना और अच्छे से खा सकते हैं, खप जाता है। तो दिस इज द सेम थिंग हैपेंस इन स्पोर्ट्स टू। नेक्स्ट इज ऑडियंस इफेक्ट। ऑडियंस का इफेक्ट कैसा होता है कि परफॉर्मेंस बदलना। कब? जब किसी इंडिविजुअल कोई टास्क कर रहा हो, किसके सामने? ऑडियंस के सामने। तो परफॉर्मेंस चेंजेस व्हेन इंडिविजुअल परफॉर्म टास्क इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस। एग्जाम्पल, जैसे एथलीट परफॉर्मिंग डिफरेंटली इन प्रैक्टिस वर्सेस कंपटीशन। कुछ लोग प्रैक्टिस में बहुत नॉर्मल खेलते हैं मगर कंपटीशन में जब एक्चुअल कंपटीशन में उतरते हैं तो बहुत अच्छा खेलते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑडियंस का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। कैन लीड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ड्यू टू हाई अटेंडेड अराउजल और एंजाइटी फ्रॉम बीइंग ऑब्जर्व। मतलब क्या पता हमारी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें और लोग देख रहे होते हैं, बहुत सारे लोग प्रेज कर रहे होते हैं, तो हमारी परफॉर्मेंस और बढ़ जाती है। दिस इज ऑडियंस इफेक्ट और दिस इज को एक्शन इफेक्ट, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है। नेक्स्ट आता है कि फैक्टर्स मीडिएटिंग सोशल फैसिलिटेशन। क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो सोशल फैसिलिटेशन को मीडिएट करते हैं? तो फर्स्ट इज टास्क कॉम्प्लेक्सिटी, कि टास्क कितना टफ है, इजी है, उसके बेसिस पे आपको डिफाइन करते हैं कि सिंपल टास्क बेनिफिट्स मोर फ्रॉम सोशल फैसिलिटेशन, कॉम्प्लेक्स टास्क में सफर। मतलब जो इजी टास्क होते हैं वो सोशल फैसिलिटेशन से हम थोड़े बेनिफिट हो जाता है और कॉम्प्लेक्स टास्क में आपको थोड़ी डिफिकल्टी आती है। सेकंड इज इंडिविजुअल डिफरेंस। आपका हर इंसान का पर्सनालिटी ट्रेट अलग अलग होता है। किसी किसी को बाहर के क्राउड वर्क से बहुत पॉजिटिव अराउजल होता है, किसी किसी को बहुत नेगेटिव होता है, तो आपकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करता है। थर्ड इज एक्सपीरियंस लेवल। जितना ज्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर होगा उतना ज्यादा उसको कंपटीशन की आदत होगी, तो वो प्रेशर हैंडल करने में सक्षम होगा। और जो नया नया प्लेयर होगा उसको इतना प्रेशर हैंडल करने का एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस एथलीट में परफॉर्म बेटर, वो एक्सपीरियंस एथलीट प्रेशर में अच्छा परफॉर्म कर पाता है, वाइल नोवाइस में फील मोर प्रेशर, नए लोग नया ज्यादा प्रेशर फील करें। फोर्थ इज परसीव्ड इवैल्यूएशन, कि आपको पता होना चाहिए, आपको इवैल्यूएट करना आना चाहिए कि क्या चीज में आपको प्रॉब्लम आ रही है और आप कैसे कैसे चीजें आपको आपको अच्छा परफॉर्म करने में रुकावट पैदा कर रही है। तो आपको प्रॉपर इवैल्यूएशन करना आना चाहिए। तो अवेयरनेस ऑफ बीइंग इवैल्यूएटेड कैन एनहांस और हिंडर परफॉर्मेंस। नेक्स्ट आता है कि वॉल्यूशनल रेगुलेशन इन स्पोर्ट्स। तो वॉल्यूशनल का मतलब क्या होता है? जो आपकी कैपेसिटी है, विल पावर, जो आपके अंदर की ताकत यूज करने की कैपेसिटी है, किसी भी गोल को अचीव करने में आपको अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके कोई भी अपना टारगेट अचीव करने को हम कहते हैं वॉल्यूशनल रेगुलेशन। तो उसका क्या मीनिंग है? टू कैपेसिटी टू यूज विल पावर टू अचीव गोल एंड कंट्रोल इम्पल्सेस। जैसे कभी बाउट होती है, आपको बहुत चोट लग जाती है मगर आप फिर भी थक हार के खड़े होके वापस खेलते हो और जीत भी जाते हो कभी कभी। तो दिस इज विल पावर, कि आप अपने अंदर से कितना एंथुजियाज्म ला सकते हो, कितना विल पावर जनरेट कर सकते हो। इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको हेल्प करती है फोकस बनाने में, आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ाती है और आपको परसिस्टेंस इन स्पोर्ट्स मतलब रेगुलर कंसिस्टेंट रहने में हेल्प करती है। नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? पहली चीज सेल्फ डिसिप्लिन। आपको बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए। आप जो भी आप फूड इनटेक कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको फोकस्ड रहना है। आपको जो भी आप रूटीन फॉलो कर रहे हो उस पे आपको फोकस रह के वही रेगुलर करना है। सेकेंड इज परसिस्टेंट, मतलब कंटिन्यू करना है एफर्ट्स को। आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, उससे नहीं, मतलब आपको अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखना चाहिए, कोई भी ब्रेक नहीं करना चाहिए। सो कंटिन्यूइंग एफर्ट्स डिस्पाइट बीइंग डिफिकल्टीज और फेलियर। अगर आपको फेलियर्स हो रही है, डिफिकल्टीज हो रही है, फिर भी लगे हुए, दैट इज परसिस्टेंट। थर्ड इज सेल्फ कंट्रोल। आप पे, आपके बिहेवियर पे, आपके अग्रेशन पे, आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होना चाहिए, ताकि आपको वो आपके कंपटीशन में हेल्प कर सके। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स क्या क्या है जो अफेक्ट करती है वॉल्यूशनल रेगुलेशन बिहेवियर को। तो इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होंगे? मोटिवेशन, गोल सेटिंग, सेल्फ एफिकासी। मतलब मोटिवेशन आपका इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। गोल सेटिंग आपको क्लियर होना चाहिए गोल कि हमें क्या अटेन करना है।
सेल्फ एफिकासी मतलब हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए कि हाँ हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में क्या क्या होंगे? सोशल सपोर्ट, बाहर की ऑडियंस आपको सपोर्ट कर रही है, आपका कोच सपोर्ट कर रहा है, आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है, आपके टीममेट सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका मोटिवेशन लेवल बढ़ जाएगा। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करेगी तो आपको वैसे ही स्ट्रेस रहेगा। टीममेट सपोर्ट नहीं कर रहे तो आपकी बनेगी नहीं, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो सोशल सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड, इन्वायरमेंटल कंडीशंस, कि आपकी इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसी हैं, आपका इन्वायरमेंट कैसा है, पॉजिटिव हेल्दी इन्वायरमेंट है कि नहीं है। आप ड्यूरिंग कभी कभी कोई कोई इवेंट्स होते हैं जहाँ पे लोगों के पास ग्राउंड्स नहीं होते, ओपन ग्राउंड्स होते हैं जहाँ पे ड्यू टू विंड रेनी सीजन वो आप लोग अपनी ट्रेनिंग्स नहीं कर पाते, तो वो भी सब चीजें आपको देखनी पड़ती हैं। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो आपकी वॉल्यूशनल रेगुलेशन को इफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ वॉल्यूशनल क्वालिटीज। वो क्वालिटीज कैसे डेवलप करोगे? आपको गोल सेटिंग वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जब तक गोल नहीं है तब तक आप कुछ कर ही नहीं सकते। हमें पता ही नहीं हम ट्रेनिंग क्यों कर रहे हैं अगर हमारा गोल ही डिफाइन नहीं है। सेकेंड इज मेंटल ट्रेनिंग। आपको अपने आप को मेंटली स्ट्रांग करना पड़ेगा, आपको विजुलाइज करना पड़ेगा, खुद से बात करनी पड़ेगी कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, ऐसे करनी है। थर्ड इज कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। आपको रेगुलर हैबिट डालनी होगी कि आप रेगुलर ट्रेनिंग करें विदाउट अ ब्रेक। फोर्थ इज फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या ट्रेनिंग कर रहे हो, आपको क्या नए नए इनपुट्स की जरूरत है, क्या क्या चीजें आपकी नई नई स्किल्स में इनपुट ऐड करेंगी, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको आपको रिफ्लेक्ट करना, फीडबैक के बाद आप उसको क्या इम्प्लीमेंट करो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ इज रेजिलियंस बिल्डिंग। मतलब आपको इंकरेज करना, आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? ग्रोथ की तरफ होना चाहिए कि हाँ अब मैं, अगर सपोज करो आप वेट उठा रहे हो, अगर आप 50 kg उठा रहे हो, तो ग्रोथ के पर्सपेक्टिव में होना चाहिए कि अरे अभी मैं 50 उठा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट टाइम 60 उठाऊंगा या 55 उठाऊंगा। तो वो ग्रोथ के टुवर्ड्स होना चाहिए। सो दीज आर द डेवलप क्वालिटीज: गोल सेटिंग, मेंटल ट्रेनिंग, कंसिस्टेंट होना चाहिए, फीडबैक होना चाहिए, एंड रेजिलियंस होना चाहिए। Next is strategies to enhance social facilitation and volitional regulation. So क्या क्या स्ट्रैटेजीज है जो हमने ये डिफाइन करी, इन्हीं को आप ब्रीफ भी कर सकते हो। सो फर्स्ट इज क्रिएटिंग पॉजिटिव टीम एनवायरनमेंट। आपके आसपास का एनवायरनमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए कि अपने ग्रुप के साथ या दूसरे ग्रुप के साथ प्रैक्टिस मैचेस खेलना चाहिए, ताकि आप जब एक्चुअल कंपटीशन में जाओ तो आपको इतना स्ट्रेस ना हो। यूज विजुअलाइजेशन टेक्निक्स टू मैनेज ऑडियंस इफेक्ट। हमें विजुलाइज करना चाहिए कि हाँ ऐसे ऑडियंस हो सकती है, ऐसे हमारा कंपटीशन हो सकता है, या फिर यहाँ पे हमारा कॉम्पिटिटर बैठा होगा, क्या पता नेगेटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं, क्या पता पॉजिटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आपको खेलना। वो नेक्स्ट इज फॉर द वॉल्यूशनल रेगुलेशन इम्प्लीमेंट अ स्ट्रक्चर रूटीन। स्ट्रक्चर मतलब जो आपने प्रॉपर अपना प्लान है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो कर रहा है, कंसिस्टेंट तरीके से। इनकरेज करना अपने आप को कि हाँ हम ये करेंगे, और अपने आप को टाइम मैनेजमेंट करना, और ऐसे ऐसे ऐसी चीज यूज करना जिससे आप स्ट्रेस फ्री रहे, जैसे आप रिलैक्सेसिव टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। सो दीज आर दी रेगुलेशन। सो ये चीज क्या आपको सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है किसी भी एथलीट की परफॉर्मेंस में, कि किस तरीके से आपकी परफॉर्मेंस में ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं, और आपको कैसे अपनी चीजों को कंट्रोल करना आना चाहिए, ताकि आप एक एथलीट का जो करियर सक्सेस रेट है वो इम्प्रूव हो सके। सो यस, हमारा यूनिट नंबर 5 भी कंप्लीट होता है, जिससे हमारा पेपर नंबर 1 कंप्लीट होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। थैंक यू